गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सभी? अच्छे हो? हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात की थी। उसका मेल्टिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसकी सोल्युबिलिटी कैसी होती है और उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है। हम नेक्स्ट बात कर रहे थे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहला बात कर लिया था हमने, पहला पॉइंट हमने बात की थी फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट के अंदर मतलब क्या होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, ये सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। और इनके बीच में आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। और ये कैसे होते हैं बेटा, ब्रिटल होते हैं। जब हम इसके ऊपर कोई पावर अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीसेस के अंदर, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, कल मैंने ये भी बताया था कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो आपको इसमें लिखना है, आपको आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स have high melting and boiling point। ठीक है, बिकॉज उसके बाद आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट, बिकॉज ए कंसिडरेबल amount of energy is required considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction, to break the interionic attraction। ठीक है बच्चों, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ब्रेक करने के लिए एक ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है पहले बच्चों, हाई होता है। ठीक है, कैसा होता है, हाई होता है। यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप टेबल के अंदर आयनिक कंपाउंड्स हैं, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है। कल बैटरी डिस हो गई थी, बॉइलिंग पॉइंट। और प्यारे बच्चों ये जो स्केल आएगा वो केल्विन स्केल आएगा। ठीक है, केल्विन के अंदर ये वैल्यू हमें दे रखी है और हमें पता है केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करते हैं तो कितना लैप्स करना पड़ता है, 273। ठीक है बच्चों, कितना लैप्स करते हैं, 273। यदि केल्विन को, यदि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तब हमें ऐड करना है 273। यदि केल्विन के अंदर वैल्यू है और उसको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बताना है तो उसमें से लेस करना है 273। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक तो है NaCl, एक है प्यारे बच्चों LiCl, एक है आपका CaCl2 और प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपका CaO, उसके बाद है MgCl2। MgCl2 का दिख रहा है सभी को? हाँ सभी बच्चों को दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 1074, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1682।
उसके बाद ये होता है 887, ये होता है 1600। उसके बाद प्यारे बच्चों CaCl2 का होता है 1045, तो ये होता है प्यारे बच्चों 1900। CaO का होता है 2850, और यहाँ पे इसका होता है 3120, और MgCl2 का होता है 981, और ये होता है 1685। ठीक है बच्चों, ये कुछ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनका नाम, ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ये है आपका लिथियम क्लोराइड, ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है पहले बच्चों? 1075 केल्विन। मतलब इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और यदि लिक्विड से हमें वेपर बनानी है तो वो कन्वर्ट होता है 1686 केल्विन पे। ठीक है, उसके बाद LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 887 होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1600 होता है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक प्रकार से आयनिक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1045 केल्विन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 1900। कैल्शियम ऑक्साइड का 2850 केल्विन और 3120 इसका बॉइलिंग पॉइंट। मैग्नीशियम क्लोराइड का 981 इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1685 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो देखा आपने, सभी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए हमें कंसीडरेबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी। देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड टेबल तो दिख रही है ना आपको? कैल्शियम ऑक्साइड को लिखते हैं CaO। इसका जो ये तो वाला है मेल्टिंग पॉइंट, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का पहले बच्चों होता है 2850 मेल्टिंग पॉइंट, और ये होता है 3120 बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसको लिखते हैं MgCl2 से, और इसका होता है पहले बच्चों 981, और ये होता है 1685। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है सभी को? करते कुछ नहीं है, टेस्ट करने के लिए कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होते हैं। ठीक है, जैसे पानी कितने डिग्री पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उनका बॉईल मतलब एक प्रकार से देखने के लिए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितने हैं ये, इनके बीच में कितना इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, डाउन साइड अब तो सी कर सकते हो, मैंने डाउन साइड अप साइड लिख दिया है, जल्दी से लो इसका। यस हो गया बेटा सभी का? सभी बच्चों का हो गया? या सक्षिता यादव? वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सोल्युबिलिटी। थर्ड पॉइंट है सोल्युबिलिटी। थर्ड पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों
जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जबकि तो दूसरे अदर जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इनके अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको लिखना है कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जनरली soluble in water and insoluble in other solvent like petrol, diesel, केरोसिन। ठीक है बेटा, यदि नमक को हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो घुलेगा नहीं। ठीक है, जैसे पानी है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ पे, वाटर इज ए, ये लाइन नहीं लिखनी है वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, पानी क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, पढ़ा था हमने 9th क्लास में। टाइप करके बताइए कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए मेरे को। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, बेटा देखो, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हमें पता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक तो होता है आपका सोल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने बताया कि ये देखो वर्ड आया था सॉल्वेंट वाला। ठीक है, कि वो आयनिक कंपाउंड जनरली सोल्यूबल इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होता है मेरे बच्चों, वाटर। ठीक है, वाटर एक यूनिवर्सल, कुछ भी चीज हम बोलना चाहें तो अधिकांश चीजें पानी के अंदर घुल जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है। पहले कोई भी चीज को घोलनी होती है तो पानी भी घोलते हैं। यदि ठंडे पानी में नहीं घुल रहा तो थोड़ा नॉर्मल पानी लेते हैं, यदि नॉर्मल में भी नहीं घुल रहा उसको गर्म कर लेते हैं। ठीक है, कभी तो घुलेगा वो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, और सोल्यूट होता है प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी। यदि मैं बोलूं, एग्जांपल दूं यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन, तो मेरे प्यारे बच्चों शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, हमें पता है कि शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो पानी के अंदर शुगर की क्वांटिटी कम होती है, पानी ज्यादा होता है, इसलिए शुगर क्या है, सोल्यूट है। तो पानी क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और यहाँ पे फाइनली क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बच्चों, ये 9th क्लास की कुछ बातें थी जो मैंने आपको शेयर की। ठीक है, हाँ नहीं होता है, हेट्रोजीनस होता है वो, होमोजीनस हेट्रोजीनस पढ़ा था ना हमने। ऑयल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और जो शुगर और जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस होता है। ठीक है बच्चों, पहले की बात है ना, हमें तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, और इनसोल्यूबल मतलब जो घुलते नहीं हैं, जैसे डीजल के अंदर नहीं घुलते हैं, और पेट्रोल में और केरोसिन के अंदर ये घुलते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। सभी बच्चों ने राइटिंग कर लिया, लिख रहे हो? देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। कर दो साहब इसको, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ध्यान रखना कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर लाइट के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मैंने कल परसों जो बताया था, एक पर तो मैंने नमक लिया सॉलिड स्टेट में, दूसरे में हमने क्या लिया कि उसके अंदर हमने पानी डिजोल्व कर दिया। जिसमें पानी डिजोल्व था वहां पे हमने जब सर्किट पूरा किया, हमने बल्ब लगाया, स्विच लगाया, ठीक है, उसके बाद जब हमने स्विच को ऑन किया तो जिसके अंदर पानी घुला हुआ था उसके अंदर बल्ब ग्लो कर रहा था। ठीक है, और जिसके अंदर पानी नहीं था वहां पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्टिविटी कब शो करते हैं? इन मोल्टन स्टेट। कौन से स्टेट में करते हैं प्यारे बच्चों? मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है, क्यों करते हैं कि मोल्टन स्टेट के अंदर मैंने बताया था जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे NaCl है, वो जब एक्वस फॉर्म में होता है तो ये ब्रेक डाउन होता है Na+ और प्लस Cl- के अंदर। यदि वो NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, यदि वो NaCl के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगा, आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ये लाइनें यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ionic compounds are good conductor of electricity in molten state. Ionic compounds are good conductor of electricity in molten। ठीक है, मोल्टन स्टेट का मतलब लिक्विड स्टेट होती है, तो उसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, but ionic compounds in the solid state do not conduct electricity, but ionic compounds in solid state do not show conductivity of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करते? movement, because movement of ions in the solid is not possible, because movements of ions, movements बोल दो या डिस्पोजिशन बोल दो, movements of ions
solid state is not possible. ठीक है बच्चों, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहले जो रिजिड होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है, ठीक है, इसलिए वहां पे आयंस का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें मैंने लिखा कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कब, जब वो मोल्टन स्टेट के अंदर, कब, जब वो मोल्टन स्टेट के अंदर है। बट आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट शो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ आयंस, आयंस का मूवमेंट्स नहीं होता है, आयंस डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे उनकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसलिए वहां पे आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। यदि उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं तो आयंस का मूवमेंट होता है, आयंस डिसोसिएट होते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी था, मैंने बताया था आपको कि जब हम यहाँ पे कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, पानी और आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मोल्टन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल के रूप में मैंने क्या लिया इसमें, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl की सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक तो वाटर है और एक प्लस में NaCl है, ठीक है बच्चों, NaCl है और वाटर है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया पहले बच्चों, यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दी, क्या लगा दी पहले बच्चों, दो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया और इसको मैंने इसकी दूसरी भुजा से जोड़ दिया। यहाँ पे ये क्या है, प्लस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये क्या है पहले बच्चों, बल्ब है, ये क्या है, यहाँ पे स्विच है, और यहाँ पे ये क्या है पहले बच्चों, ये बैटरी है, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, रोड, किसकी रोड है, कार्बन रोड, कार्बन की छड़ है, ठीक है बच्चों। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही बल्ब क्या करता है बेटा, ग्लो कर जाता है। यदि यहाँ पे हम यहाँ पे नमक लेते हैं और वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्या बल्ब ग्लो कर पाएगा, क्या, बोलो बोलो, बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने एक लाइन लिख दी है कि जो सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए वहां पे मूवमेंट्स ऑफ आयन नॉट पॉसिबल, वहां पे आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं बाद में। हाँ, कितना भी नमक उसमें ऐड कर लो, लेकिन वो उसमें थोड़ा पानी भी होना चाहिए, ठीक है, पानी भी होना चाहिए। सभी बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, यस बच्चों, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, हाँ, पेज नंबर 48 पे मिल सकता है आपको, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं। और ये कार्बन के अंदर कौन सी किसकी रोड है, ये ग्रेफाइट की रोड है, ध्यान रखना, ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे हम 3, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं पहले बच्चों, 3, एक तो ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है, एक फुल रिंग होता है,
तो यहाँ पे हमने ग्रेफाइट लिया है, ठीक है। रोड जो कार्बन की रोड के रूप में हमने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे ग्रेफाइट लिया है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर तो नहीं होता है लेकिन वो कंडक्टर होता है, ठीक है। जैसे पेंसिल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जैसे कोई सेल होता है, सेल के अंदर जो अंदर का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, परसों निल्सा sang me yesterday India lost the match। अरे भाई मैच नहीं चल रहा है, क्लास हो रही है, ठीक है। परसों निल्सा गुड बॉलिंग बाय राहुल। राहुल की बॉलिंग तो बेकार गई बेटा। मैच जब इंडिया हार गया तो फिर बताओ। अब हम एंटर करते हैं नए पोर्शन में इसके, ठीक है, कि जो ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। मैं एक बार समझा देता हूं आपको। इसका अगला पॉइंट है आपका ओक्यूरेंस ऑफ मेटल। ओक्यूरेंस ऑफ मेटल हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ओक्यूरेंस। ओक्यूरेंस का मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है। ओक्यूरेंस ऑफ मेटल, ठीक है बच्चों। ओक्यूरेंस ऑफ मेटल, देखो ये दो धरती है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के अंदर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर सोना, चांदी, तांबा, लोहा सब चीजें होती हैं, ठीक है। ये ऐसे तो है नहीं कि ऐसे कि फ्री फॉर्म में है, जैसे गोल्ड निकल गया, ये गोल्ड आ गया, ये सोना आ गया, चांदी आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है। उनको प्योर करना पड़ता है, उनका प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओक्यूरेंस ऑफ मेटल के अंदर हमें पता है अर्थ की कितनी लेयर्स होती है बेटा, अर्थ की 3 लेयर्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे अर्थ बना दूं, ठीक है। अर्थ की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको मेंटल बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं आउटर कोर, और ये होती है इनर कोर। अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती है प्यारे बच्चों, अर्थ के अंदर एक तो क्रस्ट होती है सबसे बाहरी लेयर, उसके बीच वाली मेंटल होती है, फिर कोर होती है, कोर के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर होती है और इनर कोर होती है। तो अधिकांश जो मेटल होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। जो आउटर स्ट्रक्चर है अर्थ की, क्रस्ट बोलते हैं, वहां पे अधिकांश मेटल मिलते हैं, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि एक्टिविटीज ऑफ सीरीज देखी थी ना हमने एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। कुछ ऐसे थे मोर रिएक्टिव थे, कुछ कैसे थे लेस रिएक्टिव थे, और कुछ कैसे थे मिडिल रिएक्टिव थे। कितनी देखी थी हमने, 3 देखे थे। जैसे हमने देखा था पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हमने देखा था हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद कॉपर, Ag और Au, ऐसे सब चीजें देखी थी हमने, अरे देखी थी। तो ये एक प्रकार से रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे ऊपर वाले कैसे हैं, मोर रिएक्टिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। नीचे वाले कैसे हैं, लेस रिएक्टिव हैं, और ये कैसे हैं, मिडिल रिएक्टिव, ठीक है। तो इनको जो प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसके रूप में होते हैं, क्या तो कार्बोनेट्स के रूप में होंगे, ठीक है, क्या सल्फाइड्स के रूप में होंगे, ठीक है। जैसे कॉपर का कार्बोनेट हो गया। जैसे उस प्रकार जो लेस रिएक्टिव है वो क्या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे हमें, किसमें मिलेंगे प्यारे बच्चों, फ्री स्टेट के अंदर। मतलब जैसे सोना चांदी निकलाए, ठीक है, क्या ये किसके रूप में मिलेंगे हमें, कार्बोनेट्स के रूप में मिलेंगे, क्या हमें सल्फाइड्स के रूप में मिलेंगे। मतलब इनके साथ में कुछ अशुद्धि होती है, कुछ इम्प्योरिटी होती है। जैसे वो इम्प्योरिटी कार्बोनेट्स के रूप में हो सकती है, वो इम्प्योरिटी सल्फाइड्स के रूप में हो सकती है, ठीक है। कुछ हमें फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। जबकि ये जो मोर रिएक्टिव होते हैं ये कभी भी फ्री फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं,
ये कभी भी फ्री फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं। जितने भी मोर एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते। तो ये आगे आने वाले पोर्शन के अंदर हम ये सारी चीजें प्राप्त करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।